नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय। विनोद शुक्ल। बुलेटिन में सबसे पहले हम इस वक्त की अहम खबर देने जा रहे हैं, जो मौलाना साद से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। आपको बता दें कि फरार मौलाना साद एक नया पैंतरा चलता नजर आ रहा है। अब मौलाना की कोरोना जांच होगी। कोरोना बांटने वाले साद की गिरफ्तारी कब होगी, ये लगातार सवाल बरकरार है। वहीं वकील के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि मौलाना साद सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सवाल यही उठता है कि सब चीज के लिए तैयार है, अगर मौलाना साद तो वो सामने क्यों नहीं आता है, क्यों लगातार भागा भागा फिर रहा है? देखिए, वो सब चीज के लिए तैयार है, लेकिन कुछ भी करना नहीं चाहते। तैयार वो क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है, तैयार वो बाकी एजेंसियों से इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है, लेकिन किसी का नोटिस नहीं देते। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। उनके वकील की तरफ से ये भी कहा गया था हमको ऑफ रिकॉर्ड की वो सरकारी अस्पताल में कराएंगे, लेकिन करवाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब को पता है कि जैसे ही उनका कोरोना टेस्ट निगेटिव आएगा, जैसे जो हमको पता है वो प्राइवेट लैब से करा चुके हैं, कोरोना टेस्ट उनका निगेटिव आ चुका है, लेकिन प्राइवेट लैब जो है वहां पर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसलिए पुलिस उस टेस्ट को मानती नहीं है। इसीलिए बार बार उनसे कहा जा रहा है कि आप अपना कोरोना टेस्ट करा लीजिए, लेकिन मौलाना साहब करा नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनको कोरोना से क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद रिस्क उन तक पहुंच जाएगी। अभी वो इसी बिना पर बच रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वाले अभी नहीं जानते हैं कि वो पॉजिटिव है कोरोना से या निगेटिव। वो बार बार अपने सूत्रों से ये दावा करवा रहे हैं कि वो निगेटिव है, वो जांच के लिए तैयार है, वो जांच में शामिल हो रहे हैं, वो जांच में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दीपक, लगातार इनके वकील के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हमें अब तक कोई समन नहीं दिया गया है, सिर्फ नोटिस दिया गया है जिसका जवाब हम दे रहे हैं। देखिए, उनकी तरफ से कोई भी कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया है। सिर्फ एक उन्होंने लिखा था क्राइम ब्रांच को कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके अलावा भी कई क्वेश्चनर उनको भेजे जा चुके हैं। उनको 5वां समन जारी करने की तैयारी हो रही है। तो ये जो नोटिस और समन उनको जारी हो रहे हैं, वो लोगों के सामने तो ये जताने की कोशिश करते हैं वो जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बार बार दावा किया है कि मौलाना साहब थॉरो इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरीके से बच रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लोकेशन की जानकारी दिल्ली पुलिस को हो, लेकिन जब तक वो लीगल और मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, आपने देखा होगा निजामुद्दीन मरकज में जो जांच करने क्राइम ब्रांच की टीम गई थी, उसके भी कई सारे पुलिस वालों को कोरोना हो चुका है। तो ये गंभीर बात है। अब उस क्राइम ब्रांच की जो टीम है 15 लोगों की, उसमें से सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, यानी कोरोना, क्योंकि सब साथ ही काम कर रहे थे, अरे उनमें से किसी को कोरोना हो सकता है। तो पुलिस एहतियात बरत रही है, पूरे देश में एहतियात बरती जा रही है, लेकिन मौलाना साद, कोरोना फैलाने वाले मौलाना अपनी पैंतरेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मौलाना साद जड़ की फसाद आप कह सकते हैं, कि फसाद की जड़ आप कह सकते हैं। इनकी वजह से तबलीगी जमात में एक के बाद एक ऐसे तमाम मामले सामने आते गए जिसमें लोग कोरोना पॉजिटिव होते गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैंतरेबाजी अब तक देखने को मिली है मौलाना साद की तरफ से। क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को न सिर्फ तलाश रही है, एक के बाद एक 4 नोटिस जारी किए गए, लेकिन अभी तक मौलाना साद वीडियो जारी करता है, ऑडियो जारी करता है, लेकिन वो जांच के लिए ना सहयोग करता नजर आया है, ना सामने आता नजर आया है। अब आगे क्या कुछ हो सकता है दीपक? क्या क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, मेरी माँ कहा करती थी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऑब्वियसली बात है, उनकी गिरफ्तारी होना तय है, उनका जेल जाना तय है। 304 का मुकदमा लगा है उनमें, बस दिनों की बात है। और ये भी हो सकता है कि क्राइम ब्रांच जो है वो उनके खिलाफ केस को मजबूत कर रही हो। मैं सिमिलरिटी बताता हूँ अक्षय, जाकिर नाइक और इनके केस की। जाकिर नाइक का भी मामला भड़काऊ भाषण देने का था। उन्होंने कहा नहीं, वो तो धर्म के प्रचारक थे, लेकिन जैसे जैसे मामले खुले, उनके ऊपर भी आरोप लगने लगे, फेमा के उनके ऊपर भी आरोप लगने लगे कि वो विदेशों से बिना बताए पैसा मंगवाते हैं। यही आरोप मौलाना साहब पे लग रहे हैं। ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उनकी 2000 करोड़ की संपत्ति की जांच हो रही है। ये संपत्ति उन्होंने कहां से कमाई है, उनके बैंक खातों में ऐसे ट्रांजेक्शन मिले हैं जिसके जवाब देना उनके सीए ने बैंक वालों को इनकार कर दिया था। उनके खाते में पैसे आते हैं, 15 मिनट के अंदर 11 अलग अलग खातों में ट्रांसफर हो जाते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा गड़बड़झाला है मौलाना साहब के साम्राज्य में। इसीलिए उनके खिलाफ केस और पुख्ता होता जा रहा है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य मिलते जा रहे हैं जांच एजेंसियों को। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक खैर मनाएगा मौलाना साद? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ मौलाना साद की जो पैंतरेबाजी है वो कम हुई हो। वो अपने समर्थकों के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश लगातार कर रहा है। उसके समर्थक ऑडियो जारी करते हैं और न केवल मौलाना साद की तारीफ में कसीदे पढ़ते देखे जाते हैं, बल्कि अल्लाह का वली भी उससे बता रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से भागे भागे फिर रहे मौलाना साद की नई कारस्तानी। पुलिस के हंटर से छिपते फिर रहे मरकज के मौलाना की शातिर चाल। न्यूज नेशन को मिला मौलाना साद की साजिश का एक और सबूत। करीबियों के जरिए मौलाना की देश विरोधी चाल। जिस मौलाना साद ने देश भर में कोरोना बांटने का पाप किया, जिस मरकज के मौलाना ने हिंदुस्तान के कई शहरों में कोरोना जैसी महामारी का वायरस बांटा, वो शातिर मौलाना अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुलिस के डर से छिपता फिर रहा मौलाना लगातार देश विरोधी ऑडियो जारी करवा रहा है। अपने जमातियों के बहाने हिंदुस्तान के खिलाफ मौलाना साद एक और बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। गिरफ्तारी के डर से बिल में छिपने वाला मौलाना अब अपने फॉलोअर्स को भड़काने से बाज नहीं आ रहा है। अपने जमातियों को खुलेआम गुमराह कर रहा है। न्यूज नेशन को मौलाना साद के एक बेहद करीबी का नया ऑडियो मिला है। इस ऑडियो में साद अपनी गलती मानने की बजाय समर्थकों को भड़का रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, दीन को हमने उतारा है और दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह अरे खानवाले सिद्दीक हैं। अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नस्ल है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की। अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये ऑडियो साद के करीबी हजरत मुफ्ती महफूज कासमी का है। साद अपने खिलाफ दर्ज हुए केस को पूरे इस्लाम के खिलाफ केस बताकर तबलीगी जमातियों को भड़काने की साजिश रच रहा है। न सिर्फ वह मुसलमानों के मन में जहर भरने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने करीबियों के जरिए खुद को खुदा का वली तक घोषित करवा दिया है। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह अरे खानवाले सिद्दीक हैं। अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नस्ल है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की। अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मौलाना साद के पापों की दुनिया के राज से पर्दा उठ रहा है। इस मौलाना ने न सिर्फ मरकज के नाम पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया, बल्कि हवाला रैकेट से लेकर कई ऐसे गुनाह किए हैं जो उसके काले साम्राज्य की पोल खोलने के लिए काफी है। टी न्यूज नेशन। इससे पहले साद के मरकज को लेकर न्यूज नेशन ने एक और बड़ा खुलासा किया था। क्राइम ब्रांच 125 बैंक खातों की निगरानी कर रही है, जिनके जरिए जनवरी मार्च में बड़ी रकम की लेन देन हुई थी। जमात के आयोजन के दरमियान ये लेन देन का पूरा मामला सामने आया था। इसमें से कई खाते मौलाना साद से जुड़े हुए हैं और कई ऐसे खाते हैं जो उनके सहयोगियों के नाम हैं। देश भर में कोरोना बांटने वाला मौलाना साद अब तक फरार है, लेकिन उसके काले खेल का पर्दाफाश हो रहा है। मरकज और मौलाना साद के करीबियों की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। साद के मरकज को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच 125 बैंक खातों की निगरानी कर रही है, जिनके जरिए जनवरी मार्च में बड़ी रकम की लेन देन हुई थी। जमात के आयोजन के दौरान हुआ था लेन देन। इसमें कई खाते मौलाना और उसके सहयोगियों के नाम हैं। खास बात यह है कि रोजाना मोटी रकम आने के बाद अगले 24 से 48 घंटे में सारी रकम खाते से निकाल ली जाती थी। इस रकम को नेट बैंकिंग के 1 दर्जन से ज्यादा खातों में ट्रांसफर किया जाता था, जिसके बाद बैंक ने इन लोगों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन ये ट्रांजैक्शन लगातार जारी रहे।
जांच एजेंसी के मुताबिक साद की हर साजिश में उसके परिवार, रिश्तेदार और उसके बेटे शामिल हैं। पैसों का लेन देन भले ही अलग अलग लोग करते थे, लेकिन पैसों वाले खाते का हिसाब मौलाना साद के 3 बेटों के साथ साथ मौलाना साद के भांजे उवैस के पास रहता था। जांच एजेंसी को शक है कि इन्हीं लोगों के विदेशी फंडिंग से ही मौलाना साद ने 2000 करोड़ की निजी संपत्ति जुटा ली। फिलहाल जांच एजेंसियां मौलाना साद के काले खजाने से जुड़े हर सबूत की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं और मरकज की आड़ में उसकी काली कमाई की तह तक पहुंच भी रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मौलाना साद पुलिस के साथ लगातार आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। पुलिस किसी भी वक्त मौलाना साद को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि साद के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी है। निजामुद्दीन तबलीगी मरकज का मुखिया मौलाना साद बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से फरार है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच टीम भी मौलाना साद की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी भी साद पुलिस की पहुंच से दूर है। देश में कोरोना फैलाने वाले इस मौलाना ने अब कोरोना को ही ढाल बना लिया है और क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए कोरोना का सहारा ले रहा है। हालांकि क्राइम ब्रांच अब इस मौलाना को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को 4था नोटिस भेजकर उसकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने पूछा था उसने कोरोना संक्रमण का टेस्ट सरकारी अस्पताल में कराया है या नहीं। टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि मौलाना साद का दावा है कि उसने 2 बार कोरोना टेस्ट करवाया है और दोनों ही रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। साद की तरफ से अभी तक क्राइम ब्रांच के किसी भी नोटिस का माकूल जवाब नहीं दिया गया है। उल्टा सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने वाले आदेश से भी मुकर गया। अब इसे गिरफ्तारी से बचने के लिए मौलाना साद का पैंतरा कहें या फिर जांच एजेंसियों को उलझाकर काले कारनामों पर पर्दा डालने की चाल, क्योंकि मौलाना साद और उसके कुनबे को अच्छी तरह इल्म है कि क्राइम ब्रांच को टेस्ट रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मौलाना साद का फर्ज बनता है कि अपने एम्स में कोरोना की जांच कराएं और नेगेटिव पाने के बाद अथॉरिटी के साथ सहयोग करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये शक और ज़्यादा पुख्ता होते जाएंगे। हालांकि इस मुकदमे से निपटने के लिए मौलाना साद ने 4 वकीलों की टीम बनाई है, जिनके जरिए वो क्राइम ब्रांच को जवाब भिजवा रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि मौलाना साद कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश में था और इसके लिए वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ने से उसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मौलाना साद की कुंडली खंगाल रही क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद और मरकज के खातों से जुड़े कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें मरकज से जुड़े लोगों के खाड़ी देशों से भारी भरकम लेन देन की बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की इस तफ्तीश के बाद ईडी ने भी मौलाना साद पर शिकंजा कस दिया है। वो मौलाना जिसने हिंदुस्तान में कोरोना को विकराल बना दिया, जिसने कोरोना काल में निजामुद्दीन मरकज में जमातियों का जमावड़ा कर कोरोना संकट से जूझ रहे देश की मुसीबत बढ़ा दी, उस खलनायक मौलाना पर सबसे नया खुलासा हुआ है। मरकज के खातों में खाड़ी देशों से पैसों के लेन देन को लेकर फरेबी साद पर ईडी का शिकंजा कस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही मौलाना साद और उसकी जमात की कुंडली खंगाली जा रही है, लेकिन अब इस जांच में हवाला कनेक्शन का एंगल भी शामिल हो गया है। तबलीगी जमात से जुड़ी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मौलाना साद पर नए खुलासे भी होते जा रहे हैं। ताज़ा खुलासे के मुताबिक मौलाना साद के तबलीगी जमात मरकज से जुड़े लोगों के बैंक खातों का खाड़ी कनेक्शन सामने आया है। क्राइम ब्रांच को मरकज से जुड़े मौलाना साद के खास लोगों के बैंक खातों में विदेशों से लेन देन की जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक मरकज से जुड़े लोगों के बैंक खातों में खाड़ी देशों से पैसे का लेन देन होता था। मौलाना के करीबियों के बैंक खातों में खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए भेजे गए। भारत से भी काफ़ी रुपए खाड़ी देशों को भेजे गए। क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया कि अलग अलग बैंकों में मरकज के खातों से अलग अलग देशों में लेन देन होता था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच में तबलीगी मरकज से जुड़े हुए कुछ ऐसे खाते मिले हैं जिनसे करोड़ों रुपए की रकम का खाड़ी देशों में लेन देन हुआ है। ये खाते उन 11 खातों से अलग हैं जिनको मौलाना साद के बेटे और भांजा ऑपरेट कर रहे थे। ये सभी खाते मौलाना साद के करीबी लोगों के हैं। इन खातों की जांच से हवाला का शक गहरा गया है और इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच ने प्रवर्तन निदेशालय को भी दे दी है। क्राइम ब्रांच को इस लेन देन पर शक है और वो इसका हवाला कनेक्शन तलाशने में जुटी है।
अभी एक नई बात जो सामने आई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अनुसार कि कोई पैसे का या हवाला का एंगल भी इसमें शामिल है। ऐसे सूत्र उनके पास हैं कि गल्फ कंट्रीज से पैसा आया है, करोड़ों में जो पैसा आता था वो 48 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट से गायब हो जाता था और ये अकाउंट मौलाना साद का बेटा और उनका भांजा संभाल रहे हैं। तो अथॉरिटीज जानना चाहेंगी कि सच्चाई क्या है। क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच रिपोर्ट ईडी को दे दी है, जो पहले से ही मौलाना साद और मरकज के आर्थिक लेन देन की जांच में जुटा है। मरकज से जुड़े खातों में पैसे के मोटे लेन देन को देखते हुए हवाला कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को मरकज से जुड़े एक ऐसे खाते के बारे में पता चला है जिसमें फंडिंग के जरिए रोज बड़ी रकम आती थी। पैसे आने के 24 से 48 घंटे के भीतर करोड़ों रुपए गायब कर दिए जाते थे। ये पैसे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के भीतर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मरकज से जुड़े ट्रैवल एजेंटों की भी जांच कर रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि कितने जमाती भारत आए और कितने कब विदेश गए। क्राइम ब्रांच के साथ ही ईडी भी फुल फॉर्म में है। खबरों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय तबलीगी जमात मुख्यालय के खातों समेत 11 बैंक खातों में आर्थिक गड़बड़ी की जांच कर रहा है। मौलाना साद के बेटों समेत उसके 6 करीबी रिश्तेदारों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। मरकज के लिए होने वाली फंडिंग की कमान मौलाना साद, उसके 2 बेटे और भांजे के हाथ में थी। ये चारों ही सारे लेन देन की मॉनिटरिंग करते थे। जांच के दायरे में कई हवाला ऑपरेटर्स भी हैं। जैसे जैसे मौलाना पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बाद फरेबी मौलाना साद की 2000 करोड़ की संपत्ति के राज से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। जफरुल इस्लाम ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अपने बयान पर मैं कायम हूं, किसी से मैंने माफ़ी नहीं मांगी है, ना ही मैंने कोई ट्वीट डिलीट किया है। जफरुल इस्लाम ने कहा कि मैंने जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल मैं उस पर इत्तेफाक रखता हूं और उस पर कायम हूं। गिरफ्तारी और FIR से मैं डरने वाला नहीं हूं। अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे और अब उनका ये कहना है कि वो अपने बयानों पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि 1 मई को ये खबर सामने आई थी कि जो कुछ लिखा था जफरुल इस्लाम ने उस बयान पर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन जफरुल इस्लाम ने साफ किया है कि वो माफ़ी सिर्फ कोविड-19 का जिक्र करने के लिए मांग रहे थे, बाकी किसी भी बयान पर वो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। यानी जो भावनाएं भड़काने की कोशिश की थी अपने इस जहरीले पोस्ट से जफरुल इस्लाम ने, जिस तरीके से हिंदुस्तान के मामलों में वो विदेशी देशों का हस्तक्षेप चाह रहे थे या उसकी धमकी दे रहे थे, वो उस पर अभी भी कायम है। तो जफरुल इस्लाम ने प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन जफरुल इस्लाम जो लगातार ये तो दम भर रहे हैं कि जो बयान मैंने दिया है उस बयान पर कायम हूँ, वो बात करने से डर रहे हैं, सामने आने से बच रहे हैं। न्यूज़ नेशन के सवालों से जफरुल इस्लाम के इस डर के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक जफरुल इस्लाम ने साफ नहीं किया। तो आपको बता दें कि आखिर क्या है विवाद, ये हर कोई जानना चाह रहा है। श्रीकांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा, जो कि शिकायत करने वाले थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले कौशल कांत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो कुछ अभी हुआ है, जो कुछ बयान दिया है जफरुल इस्लाम ने, उस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं उस बयान को बड़ा ये उन्होंने जानबूझ के ये बयान जारी किया है, जिससे कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये उन पिछले दिल्ली के दंगों से मैच करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये बोला है कि वो कोरोना काल में ही नहीं, जबकि उन्होंने जब अपनी फर्स्ट पोस्ट डाली थी उसका क्लियर कट इंटेंशन ये था कि वो जो कोरोना में जो क्राइसिस हो रही थी, जो मौलाना साद और मरकज की जो बात हो रही थी, उससे मतलब वो दुखी थे, मुझे ऐसा लगता दुखी थे या फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने उस पे किया। लेकिन उनके वकीलों ने ये समझाया होगा कि आप अपने स्टैंड पे कायम रखिए, तभी उस बात को वो दंगे से रिलेट कर पाएंगे। ये सब कुछ लीगली खेल रहे हैं वो, और उन्होंने वकीलों की मदद से इसी वजह से वो आपके सामने नहीं आ रही। और बड़ा क्लियर बता दूं, मैं जफरुल साहब को नहीं जानता, लेकिन मेरे को किसी भी ऐसे हिंदुस्तानी के स्टेटमेंट से प्रॉब्लम होगी जो जफरुल इस्लाम जैसा व्यू रखता है।
बिल्कुल, मेरा जो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते किसी और मुल्क की हैं, चाहे वो अरब देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई तीसरा मुल्क हो। मैं आपसे समझना चाहूंगा मधुरेंद्र कि जिस ट्वीट का हवाला दे रहे थे जफरुल इस्लाम, उस ट्वीट के बारे में क्या कुछ कहना विदेश मंत्रालय का, जरा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। कोई रिस्पॉन्स नहीं करता जो कि किसी भी इस तरह के संस्थाओं के या संस्थाओं के पदाधिकारियों के द्वारा दिया जाए जो कि भारत की है। लेकिन सवाल जिस मुद्दे को लेकर है उस मुद्दे पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय नीति में एक मानक होते हैं और उसका एक प्रमुख मानक ये होता है कि कोई भी एक देश दूसरे देश के अंदरूनी मसलों में कोई दखलंदाजी नहीं करता। किसी भी देश की संप्रभुता के मसले में किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी बिल्कुल ही वाहियात और एक तरह से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरा बतलाई जाती है। हमें बार बार देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के अंदरूनी मसलों में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है और अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान की ही भाषा बोलने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। ये बात और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत और अरब के बीच रिश्ते बेहद हम कहें कि इस दौर में अपने उच्चतम शिखर पर हैं और दोनों ही देशों के रिश्ते की बाबत आप ये समझ सकते हैं कि अरब भारत के किसी अंदरूनी मसले में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करता। कोविड-19 के इस मसले पर भी हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि भारत और अरब के बीच जो संबंध है वो अपने इस दायरे में है कि भारत अरब को इस वक्त तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं और सहायताएं प्रदान कर रहा है। रमजान की इस दौर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अपने हम कह सकते हैं कि उच्चतम शिखर पर है जो कि अरब देशों को जा रहा है। हमारे जो लोग अरब में फंसे हुए हैं उनके प्रति अरब जो है लगातार संवेदनशीलता दिखा रहा है। ऐसे में ये संवेदनहीन बयान बतलाता है कि कितनी छिछली राजनीति पर जफरुल इस्लाम उतरे हुए हैं बने हुए हैं, तब इस तरीके का बयान देते हैं जिससे देश में सौहार्द बिगड़े। मैं कौशल कांत जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस बात पे हैरानी मुझे तो हो रही है कि भाई दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया है जिसका इंतजार सभी को है। शायद आपको भी उस बात का इंतजार होगा। मैंने अपने पिछले आपके प्रोग्राम में ये बोला था कि मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश करता हूं कि अब कम से कम आज का जो उन्होंने स्टेटमेंट डाला है कि वो अपने स्टैंड पे कायम है। अब तो इन्हें दिल्ली सरकार को एक पद से बर्खास्त कर देना चाहिए और पुलिस को इनको जो भी लीगली पॉसिबल एक्शन है जिसमें जितना मुझे पता उसके हिसाब से उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करने के लिए इनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो उनको मुझे लगता है कि उनको जांच प्रॉपरली करनी चाहिए और दिल्ली सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इवन केंद्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके के लोगों को अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो सकते हैं। और अगर इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को अगर एक बार हम प्रॉपर पनिशमेंट दे देते हैं लीगली, तो जो छोटे छोटे लोग जो आप देखते हैं पोस्ट करते रहते हैं उल्टी सीधी, वो सब बहुत डरेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेगा। तो मैं तो अरविंद जी से और कल संजय सिंह ने भी ये कहा था कि उनका मैंने इंटरव्यू सुना था संजय सिंह जी का, उन्होंने ये कहा था कि वो जो कोई भी उनकी इस बात से सहमत नहीं होगा। तो अगर संजय सिंह जो कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान है, उसके बाद भी वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब सस्पेंड करके जांच हो, अगर क्लीन निकलते हैं तो दोबारा इनको पोस्ट दे दी जाए, पर अभी तो इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और खासतौर से तब जब ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है, जो जहरीले बोल मैंने बोले हैं, मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूँ, उससे मैं बिल्कुल हट नहीं रहा हूँ, मैं किसी से माफी नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा जी इसी को बोलते हैं भेड़ की खाल में भेड़िए का होना। अगर ये वर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक इन्हें लग रहा था कुछ होना नहीं है, अब जब एफआईआर हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो जांच होगी, तो मैं बोल देता हूँ। तो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग होते हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपका क्या अगला एक्शन होगा अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? तो ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसके अलावा भी कोई कदम आप उठाएंगे, कोई और कंप्लेंट आप फाइल करने की सोच रहे हैं? देखिए, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल लीगली परमिसिबल है वो तो यही है कि एफआईआर हो और उस पर जांच हो। अगर इस पे गवर्नमेंट काम नहीं करती या पुलिस काम नहीं करती तो जो मेरे एडवोकेट डिसाइड करेंगे वो होगा। मुझे उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। मधुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी कह रहे थे, जिस बात का जिक्र कौशल कांत जी भी कह रहे थे, लेकिन इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से, खासतौर से दिल्ली सरकार की तरफ से चुप्पी लोगों को खाई जा रही है कि आखिर क्यों इतने बड़े मसले पर वो शांत हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं?
देखिए, दिल्ली सरकार को जहां तक हमने समझा है, खासतौर पे आम आदमी पार्टी की राजनीति को जहां तक मैं समझता हूं, वे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इस तरह की किसी भी नेता का ना बचाव करते हैं और ना ही उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। चाहे हमने देखा अमानतुल्लाह खान का मसला आपके सामने है, कोई कार्रवाई वहां भी नहीं हुई। हमने इस मसले में भी देखा कि अभी तक ना अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते नजर आए, ना मनीष सिसोदिया कुछ बोलते नजर आए, ना आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति बोलता आया, ताकि उनका अपना जो वोट बैंक है वो भी न खिसके। लिहाजा इस तरह की कार्रवाई सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी नहीं करती है। लेकिन गंभीर मसला यह है कि इस समूचे प्रकरण के पीछे ये जांच होना बहुत जरूरी है कि इस बयान के मायने क्या हैं। ये सिर्फ एक वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए है या फिर इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग जुटाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इस्लामिक ब्रदरहुड के थीन लाइन को कहीं भी डिफाइन करके हम देखते हैं कि इस तरह के नेता इंटरनेशनल फंडिंग को अपनी तरफ डाइवर्ट करने में सफल रहते हैं। तो मकसद जानना बेहद जरूरी है। मकसद क्या है ये समझना जरूरी है। दिल्ली दंगों के वक्त भी ये सवाल उठा था, जब आम आदमी पार्टी के नेता उसमें संलिप्त पाए गए थे, उस वक्त भी ये सवाल उठ रहा था और अभी भी ये सवाल गहराता जा रहा है। जरूरत है कि सामने आकर सरकार का नुमाइंदा इस पर जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।